तो यहाँ से हम अगला आर्टिकल देख रहे हैं जहाँ पे हम बात करेंगे विकास बनाम पर्यावरण की। तो पर यहाँ पर आप देखेंगे इंडोनेशिया में क्या है, बड़ी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है। इंडोनेशिया की अगर आप लोकेशन देखें तो जो बंगाली खाड़ी उसके ईस्ट में आता है, और यहाँ पर आप देखोगे अंडमान निकोबार से नियरेस्ट है, जो इसका सुमात्रान आइलैंड है। यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है। दूसरा यहाँ पे जावा आइलैंड है, आप देखोगे तो 12,000 से ज़्यादा आइलैंड है, और कहीं ना कहीं शुगर केन कसावा इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और आप देखोगे कि नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में जो बायोफ्यूल्स का यूज है, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। उस दिशा में शुगर केन व कसावा जो इंपॉर्टेंट फसल है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसका प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे मुद्दे सामने आए हैं। पहला तो मुद्दा यह कि विकास बनाम पर्यावरण की क्षति होगी, जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे होंगे। उसके अलावा आदिवासी जो समुदाय है उनका पलायन होगा, तो आप देखेंगे जो माइग्रेशन है एक जगह से, ये समस्याएं देखने को मिलेंगी, विस्थापन की समस्या देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें चर्चा में रही हैं। अब इसका जो पर्पज़ अगर आप देखो, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना, जॉब देना, अगर आप देखोगे, इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है ना, नवीकरणीय की ऊर्जा की दिशा में प्रयास करना, तो बहुत सारी इसके पॉजिटिव चीज़ें हैं जो ये स्टेप उठाया जा रहा है। वहीं निगेटिव भी आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो माइग्रेशन है ना, इसके अलावा विस्थापन की बात तो मैंने आपको बताई। फिर इसके अलावा ट्राइबल हैं, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है, तो ये सारी चैलेंजेस, जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत अच्छा रिच है, वो निगेटिव से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बोर्नियो आइलैंड में भी क्या, इसको इंडोनेशिया का पार्ट है, इसमें कई देशों का हिस्सा है, लेकिन इंडोनेशिया का भी हिस्सा है, जो एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बोर्नियो आइलैंड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टारगेट अगर आप देखो 2026 तक खाद्य व ईंधन आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ठीक है, जैसा कि राष्ट्रपति जोको विडोडो ने घोषित किया है। आयात और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, यह भी यहाँ पर प्रयास है। आगे आप बात करते हैं नवीनतम आंकड़े के बारे में बात करें। वॉचडॉग चेतावनी, पर्यावरण एनजीओ ने चेतावनी दी है कि यह परियोजना संरक्षित आदिवासी वनों का विनाश करेगी, जलवायु परिवर्तन को तेज करेगी, ठीक है। तो ये तो वॉचडॉग ने चेतावनी दी है। तो बहुत सारी इसके अलावा पिछले प्रभाव भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब तक इंडोनेशिया ने पाम ऑयल उत्पादन में लाखों हेक्टेयर जंगल खो दिए, वनों की कटाई देश में ग्रीन हाउस गैस प्रमुख उत्सर्जन करता है। तो ये सारी चैलेंजेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है किस बारे में, ये पाक सीमा पर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत पाक सीमा है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी बढ़ाई जाएगी, अर्थात तकनीकी आधारित निगरानी का बढ़ाने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो अभी आप पाओगे जो घुसपैठ संबंधी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से अमित शाह ने यह स्टेटमेंट दिया बीएसएफ बिना पोस्ट में जाके। अब ई निगरानी में आप देखो आधुनिक सेंसर कैमरा, ये सारी बातें हो जाती हैं, जहाँ पर आप देखो एआई आधारित तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रमुख अगर विशेषताएं देखा तो दायरा कवरेज को बढ़ाया जाएगा, जम्मू कश्मीर हीरानगर सेक्टर से इसकी शुरुआत की जाएगी और 3 से 4 वर्षों में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। संचालन विवरण के बारे में आप दिया कि रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, तकनीकी पहचान, स्वचालित ऑटोमेशन अलर्ट है, जिससे क्या किया जाए जो घुसपैठ है इसको रोका जा सके। तकनीकी समावेशन है, सुरंग पहचान करना, मोशन सेंसर्स करना, नाइट विजन निगरानी करना, सुरंगों की पहचान करना और आपस में कोऑर्डिनेट करना, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, चाहे वो जो गुप्त एजेंसियाँ हों, चाहे आर्मी हो, इन सभी में आपस में कोऑपरेशन करना। बैन का समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जाहिर सी बात है ये इस दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। अगला आर्टिकल बात करता है विदेश मंत्री जयशंकर और रूबियो की वार्ता के बारे में। अब देखिए जो विदेश मंत्री जयशंकर रूबियो की जो वार्ता हुई हाल ही में, जो अमेरिका ने रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाए हैं, प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो जो भारत और जो अमेरिका का जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो भारत के फेवर में ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि अमेरिका को ये हमेशा चिंता रहती है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस किया जाए। तो हर देशों पर वो क्या है, टैरिफ लगाने का प्रयास करता है। अभी इस बार भी उसने वही किया है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय इन टैरिफ को मूल्यांकन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। भारत और अमेरिका ऐसा ही एक समझौता आपूर्ति श्रृंखला, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरित क्षेत्रों को लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत जो है बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ बढ़ाना चाह रहा है। एआई हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, फिर चाहे ईवीज हो, उस दिशा में भारत लगातार प्रयास कर रहा है। तो भारत भी ऐसा नहीं कि भारत प्रयास नहीं कर रहा है कि जो बैलेंस है इसको बनाया जा सके, लेकिन जो अमेरिका का जो टैरिफ अभी हुआ है उसकी वजह से हुआ है। लेकिन आप देखोगे यहाँ सबसे कम टैरिफ बढ़ाया गया, भारत के लिए 26% ही बढ़ाया गया है। अन्य देशों की तुलना करें, चीन को 34%, वियतनाम 46%, थाईलैंड 36%, इंडोनेशिया 32%। इस तरह से टैरिफ बदलाव अन्य देशों से किए गए हैं। नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं आपूर्ति श्रृंखला, एकीकरण, निवेश, तकनीकी हस्तांतरण। तो बहुत सारे क्षेत्र में भारत और अमेरिका को तकनीकी, रक्षा हो, इन सब दिशा में भारत कार्य कर रहा है और व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस दिशा को लेकर यहाँ पर बैठक हुई है। फिर अमेरिका की नीति का कारण अगर आप बात करें, अमेरिका राष्ट्रपति द्वारा ऐसे देशों से आयात पर 10 से 50% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिनमें चीन का बड़ा निवेश है। ये भी चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। नवीनतम आंकड़े की बात करें, आपको नवीनतम मैंने बताया कि 10% से अधिक टैरिफ सभी व्यापारिक साझेदारों पर उसने लगाया है। भारत पर भी 26% लगाया है। जयशंकर को बयान दिया था कि व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता को दोहराया है और अमेरिकी समकक्षों में नियमित बातचीत और ट्रंप प्रशासन के साथ निरंतर संवाद की बात की है। तो ये तो आर्टिकल हमने किसके देखे, प्रीलिम्स के संबंधित थे। मेंस के आर्टिकल में हम आएंगे और अब बात करेंगे किसकी, न्यायपूर्ण सीट आवंटन के बारे में।
आप देखोगे परिसीमन के बारे में, परिसीमन के बारे में अगर आप देखो तो आप पाओगे कि हर वर्ष ऐसा प्रावधान था, परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया था और ऐसा माना गया था कि जो चुनाव होते हैं उनसे पहले की जो जनसंख्या है उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उसके आधार पर परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन में क्या होगा कि जो जिस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होगी उनको प्रतिनिधि क्यों ज़्यादा आवश्यकता है तो ज़्यादा प्रतिनिधि उस क्षेत्र में होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण की दिशा में दक्षिण भारतीय राज्यों ने प्रयास किया, इस वजह से वहाँ जनसंख्या कम होती गई, लेकिन उत्तर भारतीय राज्य वहाँ जनसंख्या लगातार बढ़ती गई। जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ ज़्यादा प्रतिनिधि मिलेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज सरकार द्वारा मिलेगा, ज़्यादा बजट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंज क्रिएट करेगा। इस वजह से क्या हुआ कि 2001 के बाद इसको रोक दिया गया है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, परिसीमन आयोग के बारे में समझेंगे। परिसीमन आयोग के बारे में अगर आप बात करो, परिसीमन आयोग अगर आप देखो 82 और 170 आर्टिकल के बारे में बात करता है, जो जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्विन्यास करता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके परिसीमन आयोग के बारे में। दक्षिणी राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया कि जनसंख्या नियंत्रण सफलता के कारण अलग अलग राज्य अलग अलग चुनौती दे रहे हैं, वो तो सारी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इसमें और क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या उभर के सामने मुद्दा है, उसमें बात ये हो रही है कि कुछ और ऐसे मापदंड बनाए जाने चाहिए जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रण किया है उनको भी एडिशनल लाभ मिले। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप बात करें परिसीमन के बारे में तो आपको ये पता चलेगा कि जो परिसीमन है वो अब तक, इससे पहले अगर आप देखोगे 1961, 71, उसके बाद अगर आप देखोगे 2001, 1951 लगभग 4 बार किया जा चुका है। ठीक है, 2001 में माना गया 2026 तक इसी को आधार माना जाएगा, तो 2026 तक की रोक लगा दी गई थी। अब 2026 में संभावना है कि परिसीमन को किया जाएगा। तो ये रोक 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा की गई थी। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन और 84वें द्वारा परिसीमन पर प्रावधान किए गए थे। वर्तमान में अगर आप देखो लोकसभा 543 सीटें हैं, नया पार्लियामेंट बना है, तो ऐसी संभावना है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप देखो उत्तर प्रदेश 2.3 करोड़ जनसंख्या प्रति सांसद, तमिलनाडु 1.94 करोड़ है। सीट संतुलन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 20 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु जैसे राज्यों की सीटें यथावत रह सकती हैं या घट सकती हैं। तो ये जो चैलेंज है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा का कारण बन रहा है। ठीक है, संवैधानिक सिद्धांत अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ और सभी राज्यों के बीच समानता का संकेत देता है, तो कहीं ना कहीं संवैधानिकता भी इस दिशा में बात कर रही है। महत्वपूर्ण आंकड़े के बारे में बात करें, जनगणना नियंत्रण में अगर आप बात करें जो TFR है, NFHS अगर आप देखोगे नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है, उसके आंकड़े के अनुसार जो भारत का प्रतिस्थापन रेट 2.1 के करीब आ चुका है या उससे नीचे ला दिया गया, अर्थात जनसंख्या कहीं ना कहीं भारत की स्थिर होने वाली है। लेकिन उनमें भी जो उत्तर भारतीय राज्य हैं उनका अगर आप देखोगे तो 3 के आसपास उनका टोटल फर्टिलिटी रेट है। तो इस वजह से क्या है कि अन्य जो तो दक्षिण भारतीय राज्य इनका 1.6 है, केरल के 1.8 है, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों का भी जो फर्टिलिटी रेट है वो कहीं ना कहीं 3 के आसपास बना हुआ है। तो यह चैलेंज आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी सीटों का आवंटन में उत्तर भारतीय राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो यह मुद्दा पूरा इस बारे में है। प्रतिनिधियों में असमानता के बारे में बात हो रही है, तो ये यहाँ पे अनुचित लाभ हो सकते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पर हमने देख ली। भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के बारे में बात हो रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ना, अगर आप देखोगे कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 में और QS की वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स ने यह उजागर किया कि शिक्षा प्रणाली को कार्यबल की बढ़ती मांग के अनुरूप ढालना अब आवश्यक हो गया है। भारत जहां AI व ग्रीन स्किल की तैयारी में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान रखता है, वहीं स्किल्स फिट में पीछे है, जिसमें शिक्षा जगत उद्योग की मांग भी असंगति सामने आती है। आपको ही पता है कि इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है और जो एकेडमिया है हमारा वो अलग ही दिशा में चल रहा होता है, इसलिए क्या होता है कि दोनों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रूट जो रिपोर्ट इसी दिशा में प्रयास कर रही है और कह रही है कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है या जनसांख्यिकीय लाभांश को उठाने की आवश्यकता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि भारत के युवाओं 60% के आसपास यूथ आबादी है, लेकिन भारत स्किल्स नहीं दे पा रहा है और इन स्किल्स की ना दे पाने की वजह से यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या है कि इकोनॉमी में योगदान नहीं दे पा रहा है, लाइफ स्टाइल जो है लिविंग जो स्टैंडर्ड उसको अपलिफ्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके सामने निकल के आती हैं। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स यह दर्शाता है कि देश में AI, कॉग्निटिव, ग्रीन, सॉफ्ट स्किल जैसी उभरती कौशल जागरूकता कितना तैयार है। ये रिपोर्ट शिक्षा नीति को भविष्य के रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की रोड मैप को तैयार करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इस बारे में बात होती है। भारत की वैश्विक रैंकिंग अगर आप देखो तो आप बात करोगे AI और ग्रीन स्किल में दूसरा स्थान है भारत का। स्किल्स फिट में 59.1 स्कोर है। शैक्षणिक तत्परता में वैश्विक रैंकिंग 26 है। इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 15.6 है। तो ये तो बात हो रही है कि इसकी जो वर्तमान में भी रैंकिंग चली आ रही है उनकी। नवीनतम आंकड़े में बात करूँ, नौकरी निर्माण बनाम हानि विश्व आर्थिक मंच है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो UN की बॉडी नहीं है, ये आपको याद रखना है। 170 मिलियन नई नौकरियां बनेंगी, उसका ऐसा मानना है। 92 मिलियन पारंपरिक नौकरियां समाप्त होगी, विशेषकर मैनुअल और रिपीटेटिव कार्यक्रम क्षेत्रों में। तो इस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ग्रीन करिकुलम के बारे में जोर यहाँ पर स्टार्टअप, इंक्यूबेटर्स, बहुविषयक पाठ्यक्रम, जलवायु संवेदनशील शिक्षा,
इन सब के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आर्टिकल इस बारे में बात करता है। अगला आर्टिकल बात कर रहा है, या शायद लास्ट आर्टिकल है, जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, 1997 की आचार संहिता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति घोषित किए जाने की बात की गई। 1 अप्रैल भारत में सुप्रीम कोर्ट को सभी 31 न्यायाधीशों, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, CJI भी हैं, शामिल थे, एक पूर्ण न्यायालय बैठक की और अपनी संपत्ति सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं करने का निर्णय लिया। यह कदम जस्टिस एन वी रमन्ना के परिवार संपत्ति के उजागर होने के बाद उठाया। अब यह जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि जुडिशरी में जो पारदर्शिता उसको लेकर उठता है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। अगर कार्यपालिका विधायिका के लिए पारदर्शिता आवश्यक, तो न्यायपालिका में पारदर्शिता का होना आवश्यक है। और इसीलिए 1997 में एक आचार संहिता का विकास किया गया, और आचार संहिता में यह माना गया कि जो भी न्यायाधीश हैं अपनी जो संपत्ति है वह स्पष्ट करेंगे और वह दर्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से ये बाध्यकारी बनाया गया। लेकिन बाद में आप देखोगे, बाद में ये जो CJ रमन्ना की जो प्रॉपर्टी के सामने, उसके बाद ऐसा माना गया कि अब इसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब संहिता के प्रावधान यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना। इसमें बोला गया कि सट्टे निवेश से बचे, इसके अलावा जो कहीं ना कहीं जो मित्र हैं, जो वकील हैं, उनके जो केस में ना आए, तो इस सारी चीज़ें, बहुत सारी बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई हैं। संपत्ति की घोषणा के बारे में अगर आप बात करें, CJI को निजी तौर पर घोषित कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं, ठीक है, अपनी संपत्ति। फिर आप, यह एक बहस विषय बना हुआ है क्योंकि इस पर कानूनी बाध्यता नहीं है, तो यहाँ पर बाध्यता के बारे में यहाँ पे आवश्यकता हो रही है किस तरह से पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। फिर वर्ष 2009 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने स्वैच्छिक रूप से संपत्ति घोषित करने की सहमति जताई। यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया थी। समय के साथ इस पर अनुपालन में असंगति रही है और सभी न्यायाधीशों ने इसका पालन नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है ना। हालिया विवाद हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया। फिर आप बात करते हैं कि देखिए, न्यायपालिका में पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। ये सारी जायज़ बात की दिशा में प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा पारदर्शिता की आवश्यकता न्यायपालिका में यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, अगला अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं और बात करेंगे जो MCQs जो आए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो इससे संबंधित MCQs हैं। अगर आप बात करें, पहला प्रश्न बात कर रहा है स्थल व संबंधित राज्य की। जो मट्टनचेरी पैलेस है वो केरल संबंधित है। माड्डू के जो स्मारक है मध्य प्रदेश में, श्री हरिमंदिर बाबा साहिब पंजाब संबंधित है। तो ये मैच करना था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के बारे में। फिर दूसरा प्रश्न बात कर रहा है मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल के बारे में, मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया, कैंसर के उपचार के बारे में। मैग्नेटिक हाइपोथर्मिया के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, कैंसर उपचार संबंधित है। लक्षित औषधि वितरण नैनो मेडिसिन संबंधित है। MRI कंट्रास्ट विधि निदान इमेजिंग से संबंधित है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 वह बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश चीन से, सिक्किम नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, और मिजोरम बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ओके, प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कोणार्क में है। अजंता गुफाएं कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, एलिफेंटा गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 5 लोकटक झील मणिपुर में है, सही बात है। चिल्का उड़ीसा में है, यह भी आंसर इसका सही है। और सांभर झील राजस्थान में, यह आंसर सही है। तो हमने यहाँ पे 5 जो प्रश्न उत्तर यहाँ पर देख लिए। आज के जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है बात करेगा तीव्र तकनीकी परिवर्तन, उभरते क्षेत्रों में संदर्भ मूल्यांकन करना। क्या भारत की वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था युवाओं को बदलती हुई कार्यबल की मांग के अनुसार तैयार कर पा रही है? पाठ्यक्रम में शिक्षण विधियाँ और नीतियों में असंतुलन को दूर करने के सुझाव दीजिए। अब भारत के बारे में बताने कि भारत में जो जनसंख्या है 65% जो है वो कहीं ना कहीं 35 वर्ष की आयु से कम है। लेकिन अगर आप देखोगे इसकी जो शिक्षा के साथ जो आधुनिक मांग है उसके साथ जो शिक्षा है उसका जो समावेशन नहीं दिखाई देता। और कहीं ना कहीं चौथी औद्योगिक क्रांति में AI, ऑटोमेशन व हरित प्रौद्योगिकी जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हो रही हैं, तो भारतीय प्रॉपर लाभ नहीं उठा पा रहे। इस वजह से इंडिया स्किल्स रिपोर्ट हो, कम रोजगार दर यहाँ पर दिखाई देती है। इंजीनियरिंग में आप देखोगे 20 से 25% ही उद्योग में कार्य के लिए उपयुक्त माने गए हैं। पुराना पाठ्यक्रम आउटडेटेड पाठ्यक्रम है जहाँ पे AI, डाटा एनालिटिक्स इन सबको शामिल नहीं किया गया है। ये सीमित व्यवहार अनुभव, ऐसी रिपोर्ट कहती है कि 18% स्नातक ही इंटर्नशिप या इंडस्ट्री प्रोजेक्ट का अनुभव प्राप्त है। उभरते क्षेत्रों में कौशल अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। शहरी ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग की कमी के कारण कार्यबल में तैयारी में असमानता का सामना करना पड़ता है। शिक्षा उद्योग अंतर पाटने के आवश्यक सुधार, एक तो पाठ्यक्रम में आप सुधार करो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करो और उसे इम्प्लीमेंट करो। ग्रीन इकोनॉमी हो, फिनटेक हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इन सबको शामिल करो। AI बेस्ड जो एजुकेशन इनको भी शामिल करो, मशीन लर्निंग को शामिल करो। उद्योग शैक्षणिक सहयोग होना चाहिए, आपस में क्या डिमांड है उद्योगों की और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयास हो रहे हैं, इनको आपस में लाओ। रट्टा आधारित जो शिक्षण उसको हटाकर आप कॉग्निटिव लर्निंग इसको प्रमोट करो, जो कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। डिजिटल शिक्षण के लिए स्वयं और दीक्षा जैसे जो सरकारी पोर्टल हैं उन पर लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। नीतिगत प्रयास भी होना चाहिए, प्रॉपर कौशल विकास मिशन को
दिशा दी जानी चाहिए। सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रमोट किया जाना चाहिए। अनुसंधान व नवसंरचना को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस भी यहाँ बताते हैं कि केडिस की यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं युवाओं को स्किल करने की दिशा में प्रयास करता है। गुजरात का प्रोग्राम है। निष्कर्ष में वही बात है कि अगर हम वर्तमान में जो ग्लोबलाइजेशन या इंडस्ट्रियल 4.0 उसका लाभ उठाना है तो यूथ को स्किल्स करने की आवश्यकता होती है और उनमें प्रौद्योगिकी आधारित जो शिक्षण है, दूरदर्शी नीति सुधारों की इनकी आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 2 बात कर रहे हैं जैसे जैसे निजी विश्वविद्यालय भारत के उच्च परिदृश्य में आकार ले रहे हैं उन्हें आरक्षण नीतियों में दायरे में लाना जाना चाहिए। नैतिक, संवैधानिक, व्यवहारिक पहलुओं पर विश्लेषण कीजिए, तो इनके बारे में बात कर रहा है। भारत का उच्च शिक्षा केवल महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है जहां निजी विश्वविद्यालय अब तक 77% से अधिक कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाल में यह मुद्दे में रहा है। आईसी रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार यहाँ पे एक डाटा मिलता है कि 77% अधिक कॉलेज का प्रतिनिधित्व करते हैं निजी विश्वविद्यालय। ठीक है, जैसे जैसे इन संस्थानों का प्रभाव बढ़ रहा है, बहस तेज हुई कि आईने आरक्षण नीति अधिक दायरे में लाना जाना चाहिए। तो मुद्दा कहीं ना कहीं नैतिक न्याय का और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी आप देखो, संवैधानिक प्रावधानों का, इन सब के बीच क्या है, संतुलन की आवश्यकता की बात करता है। सामाजिक न्याय समानता की बात होती है कि भारतीय जो संविधान है उसमें सामाजिक न्याय की बात हो रही है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 एजुकेशन के भी बारे में भी बात करता है। फिर आप देखो राइट टू एजुकेशन में हर एक व्यक्ति का एजुकेशन में अधिकार है। उसके अलावा वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटर जो जस्टिस है वो कहीं ना कहीं सभी शिक्षाओं को बढ़ावा देने की बात करता है। समान अवसर के लिए भी यहाँ पे बात करते हैं। कई निजी स्थायी शुल्क लेते हैं जिससे वंचित वर्ग यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा किया जाना चाहिए? नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संवैधानिक पहलू मैंने आपको बताया आर्टिकल 15(5). ठीक है, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी स्वित्त पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। फिर आर्टिकल 14 की बात करते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए बात है कि टीएम पाई फाउंडेशन में अनुसार अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश में स्वायत्ता प्राप्त है, जिसमें सभी निजी विश्वविद्यालय पर आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे बात होती है। व्यवहारिक पहलुओं पर यहाँ पे बात हुई है। आय की राह यहाँ पे सफल मॉडल या इन पॉइंट्स को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आय की राह, विधायी स्पष्टता, एकरूपता के दिशा निर्देश, साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो वित्तीय सहायता तंत्र है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही साथ विभेदित जो नियमन है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात हो रही है। सामाजिक लेखा परीक्षा के बारे में यहाँ बात हो रही है। प्रत्येक वर्ष छात्र विविधता डाटा प्रकाशित करने की अनिवार्यता हो, जिससे पारदर्शी मूल्यांकन, सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। निजी विश्वविद्यालय को आरक्षण के दायरे में लाना सिर्फ संवैधानिक विकल्प नहीं बल्कि समावेशी विकास की दिशा में नैतिक आवश्यकता है। तो यह यहाँ पर प्रश्न इसकी बात कर रहा है। लास्ट प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे, पूर्ववर्ती नैतिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद न्यायपालिका ने संपत्ति के अनिवार्य प्रकटीकरण का विरोध किया है और उच्च न्यायपालिका पारदर्शक बढ़ती मांग को यहाँ पे न्यायिक स्वतंत्रता की परीक्षा आलोचनात्मक परीक्षण करना। तो मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में अभी तुरंत चर्चा की थी, जहाँ पर मैंने बताया कि संविधान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाब देते कितनी महत्वपूर्ण है और ये दिशा में उच्च न्यायालय को खुद स्टेप उठाने की आवश्यकता है। पृष्ठभूमि के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हो, किस तरह से जो कहते हैं कि आचार संहिता को विकसित की गई थी। बाद में कुछ न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति उजागर की गई। बाद में 2009 में आप देखोगे, बाद 2024 में ऐसे बाध्यकारी को कानून को ना होने की वजह से इन्होंने कहा कि अब हम संपत्तियों को डिक्लेयर नहीं करेंगे। फिर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ आप स्टेप्स बता सकते हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र के विस्तार के लिए आवश्यक है। ठीक, कुछ चैलेंज बता सकते हैं कि हालांकि कार्यपालिका के अतिक्रमण का भय है, न्यायिक व्यक्ति से दमनकारी प्रभाव हो सकता है, संस्थागत विरोध हो सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जो स्वतंत्रता है उसको संतुलित करने की आवश्यकता है। स्वतंत्र पर्यवेक्षण निकाय की आवश्यकता है। गोपनीय परंतु जवाबदेह प्रकटीकरण की आवश्यकता है। न्यायिक नैतिक संहिता विधिक रूप की आवश्यकता है और डिस्ट्रिक्ट और सार्वजनिक डैशबोर्ड की आवश्यकता है। निष्कर्ष अगर आप देखो, पारदर्शिता, न्यायिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। वास्तव में पारदर्शिता में जन विश्वास मजबूत होता है, न्यायपालिका में वैधता को सुदृढ़ करता है। तो इस बारे में यहाँ पर एक बात हो रही है। तो आपने देखा, आज के आर्टिकल हमने देखे समझे, इनको थोड़ा सा हम और कम टाइम करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।